सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में नए भारत के न्यू नॉर्मल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। आज हम बातचीत कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और भारत की इस डिसीजन को लेकर कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जो 7 पार्टी डेलीगेशन जाएगी दुनिया के वेरियस कैपिटल्स पर और उनको बताएगी कि जो भारत का एक जो मैसेज है कि हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे टेररिज्म के अगेंस्ट, उसको लेकर और बहुत से ऐसी डिटेल्स और ऑपरेशनल बातें हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया को भारत को बताना है, तो उनको लेकर एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन जो हमारे साथ जुड़े हैं आज बातचीत के लिए। सर, जब आप देखते हैं कि भारत ने ये फैसला किया है कि भारत एकजुट होकर हर पार्टी से किसी न किसी मेंबर को लेकर और कुछ डिप्लोमेट्स को लेकर एक डेलीगेशन बनाए जा रहे हैं और वो दुनिया के वेरियस सिटीज कैपिटल्स में जाएंगे और इस बात को आगे रखेंगे कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद आता रहता है और भारत कैसे उसका विक्टिम है और बहुत सी ऐसी डिटेल्स जो शायद दुनिया नहीं जानती है उनको सामने लाना जरूरी है। तो इस डेलीगेशन का जाना और इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं तो शुरुआत करूंगा बधाई देकर। मैं भारत सरकार को, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि एक जो चीज इस पूरे मैट्रिक्स में मिसिंग थी, हमारा मैसेजिंग, सोशल मैसेजिंग खास तौर पे, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर एक ज्यादा डायनेमिक प्रोसेस बनाना, शायद कुछ गुंजाइश थी इसमें, उसको अब पूरा किया जा रहा है। और ना ही सिर्फ किसी एक प्रोफेशनल डेलीगेशन को भेजकर, मगर एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जो कंसेंसस दिखाता है। मतलब ये पूरा भारत जो है एकजुट होकर सामने आ रहा है। मुझे याद आती है वो बात 1994 में, 22 फरवरी 1994 को ऑल पार्टी पार्लियामेंट के अंदर एक जॉइंट रेजोल्यूशन जो है उसको रखा गया था कि पूरा जम्मू कश्मीर, जो बंटवारे से पहले जम्मू कश्मीर पूरा था, वो अब भारत का ही है और भारत उसको एस्पायर करेगा कि वो वापस अपने इलाके में दोबारा जोड़ ले। ये एक ऑल पार्टी रेजोल्यूशन था और उसी से जुड़ा हुआ एक डेलीगेशन उस साल जून के महीने में गया था जेनीवा, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी, साथ में फारूक अब्दुल्ला साहब और सलमान खुर्शीद जी, ये सब मिलकर गए थे और रिप्रेजेंट कर रहे थे। और किस तरह से उन्होंने वहां पर जाकर इसको प्रेजेंट किया जेनीवा में, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, सब अभी तक उसकी वाहवाह करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो डिसीजन लिया है भारत सरकार ने, ये सबसे अहमियत की चीज है। जब कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन होता है, लड़ाई के हालात जब कम होते हैं, खत्म होते हैं, तो इस तरह की डिप्लोमेसी और कंसेंसस बेस्ड डिप्लोमेसी इस तरह से अगर शुरुआत की जाए तो उससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन, जैसा आपने बताया कि जब हम एक कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है तो हम जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है उसको शुरू करते हैं। हमने ये भी देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान के पीछे जो एक देश खड़ा रहा है, वैसे तो 2 खड़े रहे, टर्की और चाइना दोनों, पर जो चीन की जो एक स्ट्रेंथ हम देखते हैं वर्ल्ड स्टेज पर वो ज्यादा है। और हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी चीन ने जो स्टेटमेंट्स दी, उन्होंने बड़े खुलकर सामने आकर पाकिस्तान का साथ दिया है। तो जब भारत की डेलीगेशन बाहर के देशों में जाएगी, बाहर के जो वर्ल्ड कैपिटल्स है वहां जाएगी और ऑपरेशन सिंदूर के जो असली फैक्ट्स हैं उनको सामने रखा जाएगा, तो हमको जो चीन की एक जो मसला है इसके साथ हम कैसे डील करें, क्योंकि चीन अपने आप में एक ताकतवर देश है और हम जिस चीज को काउंटर कर रहे हैं शायद वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, हम काउंटर कर रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के एक नेक्सस को। इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है, कोई शक नहीं हो सकता कि चीन और पाकिस्तान का एक नेक्सस है और बहुत सालों से ही नेक्सस चल रहा है। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो ऐसी है जिसको चीन के लिए बहुत फायदा है। ये ऐसी जमीन है जो नॉर्थ इंडियन ओशन का इलाका है उससे साथ जुड़ी हुई है और चीन को एक्सेस भी मिलता है हिमालयन रीजन से, गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके से, वाया पाकिस्तान, जिसको आपको मालूम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। इसके जरिए जो है एक लैंड रूट मिलता है, लैंड एक्सेस मिलता है स्ट्रेट्स ऑफ मलाका को अलग करने के लिए। तो ये नेक्सस उसी के ऊपर निर्भर है। ये जब हमारा डेलीगेशन जाएगा तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि देश दुनिया के जो
इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कैपिटल्स हैं, जहां पर डिसीजन मेकिंग काफी हद तक होती है और जहां पर बहुत इसके ऊपर वार्तालाप होते हैं, डिबेट्स, रेजोल्यूशंस होते हैं। शुरुआत करते हैं ईस्ट की तरफ से, तो मैं समझता हूं एक सिडनी है, सिंगापुर है खास तौर पे। अगर इधर आए हम मिडिल ईस्ट में, तो दुबई है, मनामा है, रियाद है, आजकल सऊदी अरेबिया का कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यूरोप के अंदर अगर जाएं तो ब्रसल्स, पेरिस, लंदन, और आजकल जर्मनी के अंदर भी काफी, जर्मनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, एक अहमियत वाला देश बन गया है और उभर रहा है। तो मैं समझता हूं बर्लिन के अंदर भी। और फिर अगर हम उस पार अटलांटिक के जाएं तो अमेरिका के न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और बेशुमार और कैपिटल लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को, तो जो है उनको सबको हम इसके अंदर शामिल करें। इन सब जगहों पर थिंक टैंक बहुत हैं। ये थिंक टैंक उनमें वो होते हैं जिसके अंदर से वही लोग पैदा होते हैं जो इंटरनेशनल स्टडीज को देखते हैं, स्ट्रेटेजिक स्टडीज को देखते हैं और दुनिया के अखबारात में आर्टिकल्स लिखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं सोशल मीडिया पे। तो इनके साथ बात करना बहुत जरूरी है। इंडियन नैरेटिव समझाना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कोशिश जो है कुछ हद तक हमारी बहुत लिमिटेड रही है। चाइना का तो एक प्रिंसिपल रहा है, उनका एक प्रिंसिपल हुआ है 2003 में उन्होंने अपनाया था। ये मेन लड़ाई में जुटने से पहले वो 3 चीजें देखते हैं सिर्फ। एक तो है साइबर वॉर, दूसरा है लीगल वॉर और तीसरा है मीडिया वॉर। तो ये 3 को जोड़कर वो अलग से एक तजवीज बनाते हैं जिससे वो इन्फ्लुएंसिंग करते हैं। ये हमारे जो सिस्टम में है, ये जरा इसकी कुछ हद तक कमी रही है और हम ज्यादा जोर अपने पॉलिटिकल वॉरफेयर के ऊपर और मिलिट्री वॉरफेयर के ऊपर देते हैं। अब मैं देख रहा हूं कि जब ये डिसीजन बन गया है, अब इसलिए हम तो थोड़ा डिप्लोमेसी की तरफ और इन्फ्लुएंसिंग की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूं इससे काफी कामयाबी हासिल होगी। लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन, आपने जब बहुत से देशों की बात की और सिटीज की बात की, आपने सिडनी की बात की और लंदन की बात की, दुबई और रियाद की बात की, तो मैं थोड़ी बातचीत करना चाहूंगी मिडिल ईस्ट को लेकर, खासकर कि अगर हम दुबई, रियाद जैसी सिटीज को देखते हैं। जैसा आपने भी कहा कि रियाद आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बन गया है। हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी वहां गए अपनी यात्रा के लिए। हमने ये भी देखा है कि मिडिल ईस्ट या गल्फ एक ऐसा रीजन है जहां हम देखते हैं कि भारत अपना जो पक्ष है वो समझाने में काफी हद तक कामयाब हुआ है। हमने ये भी देखा है कि पहले, आज से हम अगर 15-20 साल पीछे चले जाएं, तो शायद गल्फ में भारत के स्टैंड को इतना समझ नहीं पाते थे, पर आज जो भारत की एक छवि है या भारत की पोजीशनिंग है मिडिल ईस्ट में, वो काफी स्पष्ट दिखती है और प्रो इंडिया दिखती है। तो ये जो एक सक्सेस है, क्या आप समझते हैं कि इस सक्सेस को हम रिपीट कर सकते हैं और इसी तरह का सक्सेस जो बाकी देश हैं, जो बाकी वर्ल्ड सिटीज हैं, जैसे सिडनी हो गया, लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, वहां पर भी हम इस चीज को दोहरा सकते हैं? ये समझने की बात है सब भारतवासियों को। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब उन्होंने पद संभाला, तो मैं भी कुछ अचंभे में था कि माननीय प्रधानमंत्री इतना जोर ये मिशन को क्यों दे रहे हैं मिडिल ईस्ट। तो मैं समझा कि शायद वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, क्योंकि हमारा उस वक्त लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो थी उसके ऊपर बहुत जोर हो रहा था। तो ये इस दम से प्रधानमंत्री ने इतना ज्यादा जोर मिश्र की तरफ क्यों देना शुरू किया। 2018 में मैंने रियलाइज किया कि कुछ इसकी वजह थी और बहुत सही तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया था। वो वजह ये थी कि देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक देश है और 57 देश का ये OIC है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। तो उसके अंदर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस होता है। भारत के 200 मिलियन मुसलमान भी हैं भारत में, मगर भारत जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। हालांकि कोशिश हमने बहुत की थी 1969 में, रबात में हमने बड़ी कोशिश की थी कि हमको भी दाखिला मिल जाए इसमें OIC के अंदर, मगर पाकिस्तान ने इसको रिफ्यूज करा के किसी भी हालत में भारत को इसके अंदर जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने जाकर पर्सनली विजिट किया, रिपीटेड विजिट्स किए UAE, सऊदी अरेबिया, बाकी गल्फ कंट्रीज, यहां तक कि वो जॉर्डन गए और वहां से वो पैलेस्टाइन गए, इजराइल भी जाते रहे बहुत दफे। तो दोनों तरफ, इजराइल में भी, अरब कंट्रीज में भी, ये उनका एक बहुत जबरदस्त आउटरीच जो है वो बन गया। यहां तक कि आप देख सकते हैं कि UAE के अंदर पहला हिंदू मंदिर जो था वो बनाया गया, उसके लिए जमीन दी गई खास तौर पे।
तो इंडियन सॉफ्ट पावर जो था ये वहां पर जबरदस्त काम कर रहा था। ये भी देखा जा रहा था कि हमारे 9 मिलियन वहां पर 90 लाख हमारे एक्सपैट्रिएट्स हैं और 45 से 46 बिलियन डॉलर हर साल वहां से रेमिटेंसेस के तौर पे आता है। तो इसलिए जरूरी था कि हमारे संबंध जो है इन देशों के साथ बहुत मजबूत होने चाहिए। और मैं समझता हूं कि 2018-19 तक हमारे प्रधानमंत्री ने इसको बनाने में कामयाबी हासिल की। उसका असर आज आपको मिल रहा है कि ये देश जो है ये पाकिस्तान के पक्ष में नहीं है। हालांकि कुछ हद तक ग्रे जोन के अंदर भी शायद आप कह सकते हैं कि कुछ देश है, मगर जैसे पहले होता था कि लड़ाई शुरू होते ही या कोई भी अंदेशा होते शुरू ही पूरा जो मिश्रण जो था वो पाकिस्तान के पक्ष में होता था। उम्मा के तौर पर अगर आप देखें तो इस्लामी उम्मा के तौर पे मिलकर और वो पाकिस्तान के पक्ष में होता था, मगर वो आज नहीं है। इसमें वक्त लगता है, 4-5 साल 6 साल लगे हमारे प्रधानमंत्री को इस काम को करने में। तो मैं समझता हूं कि इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है कुछ हद तक। अभी अब थोड़े और जोर शोर के साथ ये जो हमारे डेलीगेशन जा रहे हैं इसके साथ फॉलो अप, ये वन ऑफ एक्शन नहीं हो सकता है, ये इसको फॉलो अप करना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन, एक जो बात बार बार दिमाग में आती है वो शायद रोल है यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का। और हमने ये भी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरिंग जो स्टेटमेंट्स आई इनके सेक्रेटरी जनरल से, वो स्टेटमेंट्स कुछ खास हमको पॉजिटिव नहीं लगे। कुछ ऐसा लगा जैसे यूएन जो है वो शायद भारत की जो प्रॉब्लम है आतंकवाद की, जो पाकिस्तान एक जो हम कहते हैं स्टेट पॉलिसी और बरकरार रखा है उन्होंने टेररिज्म भारत के खिलाफ, उसको या तो यूएन समझ नहीं पा रहा है या उसको कह नहीं पा रहा है। तो ये भी एक जो इशू है वो भारत के सामने है कि कैसे हम यूएन को समझाएं कि एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी क्या है जब हम टेररिज्म की बात करते हैं और भारत पर जो ये नॉन स्टॉप पाकिस्तान की तरफ से जो टेरर का एक अनलीशिंग है। तो ये यूएन में भारत किस तरह प्रोसीड करे, क्योंकि यूएन में भी हम देखते हैं जो एक मेजर दिक्कत आती है वो चीन की प्रेजेंस की आती है कि चीन हम देखते हैं यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है, उसके पास वीटो की भी पावर है। तो भारत का जो एक मूवमेंट है कि हम दुनिया को बताएं कि एक्चुअल पोजीशनिंग क्या है, यूएन में हम आगे कैसे बढ़े। मैं समझता हूं कि चीन इसमें कोई खास हमारे सामने कोई अड़चन नहीं जा सकता। हमें क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में कि हम यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्या करेंगे, किस तरह से अपना जो नैरेटिव है वो यूनाइटेड नेशंस में कैसे रखनी चाहिए। मैं समझता हूं जो हिचकिचाहट हमारे दिमाग में एज ए नेशन है कि शिमला अग्रीमेंट में तो क्लियरली लिखा है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर ही बायलैटरली ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे, इसको हम इंटरनेशनलाइज नहीं करेंगे। इसकी वजह से कभी कभी कुछ अड़चन आ जाती है कि भारत के अंदर कुछ एक रिलक्टेंस होता है कि जाकर और बाहर इसके बारे में बात करा। मैं समझता हूं वो वक्त चला गया। अब क्लियरली हमें बात करना चाहिए, हमें कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाहिए, हमें कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसर नहीं चाहिए। अभी हमने क्लियरली कह दिया है कि हमारा प्रॉब्लम सिर्फ है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कब वापस आएगा। ये कहानी हमको वहां बतानी है, प्लेबिसाइट की कहानी हमको बतानी है, यूएन रेजोल्यूशन 1948 की हमको कहानी बतानी है, किस तरह से 1948 से लेकर 1989 तक पाकिस्तान ने किस तरह से अलग अलग मौकों पर हिंसा इस्तेमाल करके और इस नैरेटिव को बदलने की कोशिश की है। कितने लोग दुनिया में जानते हैं इसको। जब एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी के आगे आती है तो पीछे के जो इवेंट्स हैं इतिहास में जाते हैं और लोग उनको याद नहीं कर पाते। बहुत कम लोग होते हैं जो इसको याद दिला सकते हैं। मैं समझता हूं इस डेलीगेशन के जाने से ये याद दिलाओ वापस आएगा और इस डेलीगेशन को ऐसा एम्पावरमेंट होना चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि जिस तरह की पर्सनालिटीज इसमें जा रही हैं उनमें सब में काबिलियत है, वो काबिलियत है, उनको समझ है, जिससे कि वो भारत पक्ष में जो हमारी कहानी हमारा नैरेटिव है उसको समझाने में कामयाब हो। और आने वाले दिनों में हम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी बातचीत जारी रखेंगे और कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपना जो एक पोजीशनिंग है उसको दुनिया के सामने रखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में नए भारत के न्यू नॉर्मल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में।